बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। जी बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें जो हमारा आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर हमने स्टडी की अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। देन वी हैव स्टडीड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने इसकी स्टडी की और 5th वन हमने स्टडी किया जो इन बाकियों के मिक्सचर से मिलकर बनेगा या कोई और न्यू कंपाउंड ऐड हो जाएगा। वो देखने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, बट it would be a derived form of carbohydrate having a chemical nature of carbohydrate, properties related to carbohydrates like vitamin C हमने देखा, ascorbic acid, glucuronic acid। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपको दी थी मैंने, डेक्सट्रोज की डीएनए उसके डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो बनेंगी। स्वीटनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था आपको कि जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा स्वीटनेस उतनी ज्यादा होगी, जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा स्वीटनेस उतनी ही कम होती जाएगी। एंड पॉलीसेकेराइड्स आर टेस्टलेस, डाइसेकेराइड आर लेस स्वीटर देन मोनोसेकेराइड, and monosaccharides are the sweetest form of carbohydrates। Clear हो गया? Now the other topic is about the reducing and non-reducing nature of carbohydrates। We can say chemical classification of carbohydrates। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इसको, रिड्यूसिंग शुगर्स में एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे कि विच शुगर्स आर रिड्यूसिंग एंड विच शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग। जिसमें the first property is the reducing sugars are carbohydrates that can act as reducing agents। Why? Due to the presence of free aldehyde group or free ketone group। Due to the presence of free aldehyde group and free ketone group। While non-reducing sugars are carbohydrates that cannot act as reducing agent ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करें। होते कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन रिडक्शन नहीं कर सकते ये, इनके अंदर फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता। रिड्यूसिंग शुगर्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स। They have free aldehyde and ketone group, but non-reducing do not have free aldehyde and ketone group। They give a positive reaction with Fehling test and they give a negative reaction with the Fehling test। Fehling test हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए हम परफॉर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फेलिंग टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, फेलिंग रिएजेंट यूज करते हैं, जिसमें हम अगर पॉजिटिव रिएक्शन आएगा दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग है, अगर नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चलता है? या तो कलर चेंज होता है या प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या टर्बिडिटी आ जाती है, गदला गदला सा हो जाता है, वो विस्कस हो जाता है सोल्यूशन हमारा। तो ये पॉजिटिविटी को शो करता है। अगर कोई रिएजेंट डाल रहे हैं, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, दैट मीन द टेस्ट इज नेगेटिव। रिड्यूसिंग शुगर्स इंक्लूड ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड सम डाइसेकेराइड्स। कुछ डाइसेकेराइड्स और तमाम
मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। इसके अलावा अ नॉन रिड्यूसिंग इंक्लूड सम डाइसेक्राइड एंड ऑल पॉलीसेक्राइड्स। कुछ डाइसेक्राइड और सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स अगर आप दें तो अब मोनोसेक्राइड्स में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी आप दे सकते हो दैट दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इस तरह से आप ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। और इसी तरह अगर आप डाइसेक्राइड में डिफ्रेंशिएट करो तो जो सुक्रोज है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, वाइल लैक्टोज एंड माल्टोज जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग है। तो इस तरह से आप इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। ठीक हो गया? एग्जाम्पल्स लाजमी कोट करोगे, स्पेशली डाइसेक्राइड में कि माल्टोज रिड्यूसिंग है, ठीक है, लैक्टोज रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी सारे पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग है और सारे के सारे मोनोसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है। सिर्फ एक डाइसेक्राइड की क्लास है जो कि कंपैरिजन में आ जाती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि कुछ में फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन होती है, कुछ में फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन नहीं होता। क्लियर हो गया? डिफरेंसेस क्लियर हैं? जहां समझ नहीं आए आप लोग क्वेश्चन करेंगे। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें हमारे पास अब बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि व्हाट इज द न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। The first point is it act as an energy source. It act as energy source. क्या लिखेंगे? It supply energy for various body processes, various body metabolism, various body chemical reactions. About 50 to 80% of carbohydrates are utilized in the form of energy. हमारी बॉडी में मौजूद जो हम खुराक खाते हैं उसमें से 50 to 80% जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। मतलब 100% यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन 50% से 80% तक यानी मैक्सिमम एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन, दे स्पेयर द प्रोटीन फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन को बनाने में प्रोटीन को स्पेयर करती है, प्रोटीन को अलग करती है, सेपरेट करती है। क्लियर हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ी है आपने, ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन दे आर एसेंशियल, यानी कि दे आर एसेंशियल मीन जरूरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की ऑक्सीडेशन के लिए ये जरूरी है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब के सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी तरह से। बस कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जो फैट ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वो नहीं होगी। फैट ऑक्सीडाइज नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। फैट ऑक्सीडाइज नहीं करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। देन रोल इन जीआईटी। व्हाट इज जीआईटी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन? ये आप लोग बताएंगे। वाइटामिन में हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कौन से बैक्टीरिया डिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। Which bacteria are desirable for body and present in intestine? इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्रेजेंट होते हैं और डिजायरेबल होते हैं? Which brings about the synthesis of B complexes? मेरा ख्याल से अब आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने कौन से B कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे बैक्टीरिया के नाम। वो कौन सा बैक्टीरिया था जो बी कॉम्प्लेक्सेस बनाने में हेल्प करता था?
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लेवर्स इन डाइट। हमारी डाइट में ये फ्लेवर देता है। क्या देता है? फ्लेवर, यानी कि एक अच्छा टेस्ट देता है। इट एड्स फ्लेवर्स टू डाइट एंड दे आर नॉन इरिटेंट, इजीली डाइजेस्टेबल एंड फॉर्म्स द स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। स्टेपल फूड मतलब अल्टरनेट के तौर पर जो फूड बच्चे यूज कर लेते हैं, दैट इज द स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। नॉन इरिटेंट होता है, बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं होता ये, मतलब किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता इससे, कोई इसका बैड ऑर्डर या बैड टेस्ट नहीं होता। इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। इट इनहांसेस द एब्जॉर्बेंस ऑफ कैल्शियम। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज इनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। लैक्टोज कहाँ है? मिल्क में, लैक्टिक एसिड में। तो ये हमारे बॉडी में जाकर कैल्शियम को इनहांस करवाता है। लैक्टोज शुगर है, लैक्टिक एसिड है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारी बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऑब्वियसली जब कैल्शियम का काम होगा तो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ऑसिफिकेशन होगा तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर हो गया? देन द अदर पॉइंट इज द रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है, आराम पहुंचाता है। रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जब हो जाती है उससे ये हमारी बॉडी को रिलीफ देता है। सेलुलोज प्रोवाइड फाइबर एंड बल्क। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये इंपॉर्टेंस लिखने को है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट रिलीव कॉन्स्टिपेशन। इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो आप क्या लिखोगे उसमें? इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज विच प्रोवाइड फाइबर एंड बल्क, they relieve constipation. They relieve constipation. Then stimulate peristalsis movement in GIT and remove constipation. जब GIT की peristalsis movement स्टिमुलेट हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाएगी, स्टूल पास आउट होगा और कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगी। क्लियर हो गया? देन इसके बाद रोल इन फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, किसी चीज का सांचा बनाने में हेल्प करता है, किसी की साख्त बनाने में हेल्प करता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस फॉर्म में? सेलुलोज की फॉर्म में, काइटिन की फॉर्म में। बात समझ आ रही है? कि अगर पूछ लिया जाए हाउ कार्बोहाइड्रेट इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, तो दे आर इंपॉर्टेंट and helpful in the formation of cell wall of plants and microorganisms like cellulose form, chitin form। बल्कि यहाँ like की जगह बेहतर है अगर हम लिख लें in the form of cellulose and chitin। in the form of cellulose और chitin। प्लांट में होगा तो सेलुलोज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा तो ऑब्वियसली काइटिन। क्लियर होगी बात? देन इसके बाद द अदर रोल इज लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कैसे करता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, किस फॉर्म के अंदर कम करता है ये? by reducing cholesterol level in the form of cellulose। जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स।
आगे हम जब फैट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि ये अल्कोहलिक कंपोनेंट है, OL इसके एंड पे आ रहा है, ये एक अल्कोहलिक कंपोनेंट है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइसरिक एसिड होगा, ग्लिसराइड्स होंगे, 3 ज्वाइन होंगे आपस में, अल्कोहलिक हैं ये भी, ग्लिसरोल से निकला है। ग्लाइसरोल का नाम आपने फार्मास्यूटिक्स में सुना होगा, ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, कोई नाम होगा जो सुना हो, ग्लाइसरीन, ग्लाइसरोल, ग्लाइसराइड, तो उसके 3 यूनिट्स ज्वाइन होंगे और ट्राइग्लिसराइड बनेगा। फर्दर फिर जाकर वो किस तरह से फैट्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेलुलोज जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में और इन ट्राइग्लिसराइड्स को और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को कम करता है। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज लोअर्स ब्लड cholesterol level of triglycerides and also lower the blood pressure, क्लियर हो गई बात। ये कुछ ये न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस थी, बहुत सारी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये जस्ट इंपॉर्टेंट स्केचेस थे जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एक बार इसको अगर हम रिवाइज करें तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि इट इज एनर्जी सोर्स। बॉडी में 50 to 80% कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में। प्रोटीन को स्पेयर करते हैं, छोड़ते हैं, बनाते हैं, सेपरेट करते हैं ताकि टिश्यूज रिपेयर हो सके, टिश्यूज की बिल्डिंग हो सके। इसके साथ साथ फैट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। अभी हमने जो लास्ट पॉइंट देखा, दे लोअर द कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड लोअर द ब्लड प्रेशर। तो ये बेसिकली फैट्स थे ना, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, अल्कोहलिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये फैट ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडेशन नहीं होती, एनर्जी नहीं मिलती। रोल इन GIT, it promotes the growth of desirable bacteria in small intestine which brings about the synthesis of B complexes। ये आपके असाइनमेंट है, आप मुझे बताएंगे कि which bacteria are present in small intestine and it is useful for our body। desirable, हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है क्योंकि ये B complexes की सिंथेसिस करता है नेचुरली। देन एज अ फ्लेवर इसको यूज करते हैं, नॉन इरिटेंट होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है, एज अ स्टेपल फूड उसको यूज किया जाता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, लैक्टोज की फॉर्म में ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ऑसिफिकेशन होगी, बोन फॉर्मेशन होगी, बोन स्ट्रोंग होगी। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, फाइबर प्रोवाइड करेगा, बल्क प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है, साख्त बनाने में अहम किरदार अदा करता है, पौधे का स्ट्रक्चर, उसका सांचा बनाने में, उसकी कवरिंग बनाने में अहम किरदार अदा करता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल बनाता है इन द फॉर्म ऑफ काइटिन। देन लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, लोअर द ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। देन इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास which are basically the clinical uses। क्लिनिकल यूज में इसके आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। अगर आप ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन को रिमाइंड करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन मॉइटी मौजूद होगी, ग्लाइकोन पार्ट और ए ग्लाइकोन पार्ट मौजूद होगा। और ग्लाइकोन बेसिकली मैंने आपको, जैसे आज के लेक्चर में हमने, पिछले लेक्चर में भी यही बात डिस्कस की, ग्लाइकन्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, दे आर इंपॉर्टेंट इन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। तो हार्ट के लिए इसको हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप इसकी मुझे अगर बताएं तो वेल एंड गुड होगा कि इन हार्ट डिजीज के अंदर ग्लाइकोसाइड की कौन सी ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं जिसके अंदर ए ग्लाइकोन मॉइटी, ए ग्लाइकोन पार्ट भी मौजूद होता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ग्लाइकोसाइड इज यूज्ड इन द फॉर्म इन हार्ट डिजीजेस।
ये आप लोग मुझे बताएंगे जरा। डेक्सट्रोज 5% सबने देखा होगा क्या होता है, इज यूज टू ट्रीट लो ब्लड शुगर। शुगर लेवल कम हो जाए तो डेक्सट्रोज 5% दिया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। यानी यहाँ एक डेफिनेशन आ गई कि लो ब्लड शुगर लेवल इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन शॉक, इंसुलिन की डिस्टर्बेंस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस हो जाएगा यानी हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी। एज न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर दोज हु आर अनएबल टू ईट, न्यूट्रिशन सपोर्ट उन लोगों के लिए जो कि खा नहीं सकते ड्यू टू मैनी रीजंस, ड्यू टू मे बी बिकॉज ऑफ इलनेस, किसी बीमारी की वजह से वो खा नहीं सकते, किसी इंजरी की वजह से वो खा नहीं सकते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट का काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? तो हाइपोग्लाइसीमिया डेफिनेशन आ गई हमारे पास, लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, दैट इज द इंक्रीज इन या हाई ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। फ्लूइड लॉस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस इज बेसिकली नॉन एज डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया? ये आप लोगों का आज का लेक्चर है जिसमें हमने चीजें बहुत सिंपल सी हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने जरा याद रखने हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। यहां पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, एक पार्ट इस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो गया है क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। तो हमने केमिस्ट्री स्टडी की है, अब हमने बायोकेमिस्ट्री की तरफ आना है, यानी इसकी मेटाबॉलिज्म की तरफ आना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर कैसे टूटता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद उससे क्या चीज बनती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, किस किस स्टेप से वो गुजर कर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा लेक्चर की डिस्कशन थी और नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसमें आप लोग कोशिश करेंगे कि जब आप लेक्चर को नोट करें, पहले लेक्चर अच्छी तरह से सुने, उसको समझें, उसके बाद इसको समझेंगे। समझने के बाद ये जो आगे हम पोर्शन पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लें, आपका गैस है एक तरह से कि इसमें से पेपर में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा आपका। ये जो हम आगे जो हमारा नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर जो डिलीवर होंगे, उन लेक्चर्स में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंपलसरी आएगा। वो कौन सा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन इनमें से ये मेटाबॉलिज्म का जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, किस तरह से रिएक्शन होगा, किस तरह से एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अभी की आपको मैंने जो असाइनमेंट दी है ये आपने करनी है और ये मुझे आपने, और अटेंडेंस 4 बजे से पहले पहले आप मुझे मार्क करवा दिया करें। सारा दिन भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं, बार बार अटेंडेंस मार्क करवाई जा रही है। एक टाइम दे दिए, 4 बजे तक का टाइम है, आप अपना लेक्चर सुने, नोट डाउन करें और मुझे अटेंडेंस लगवाएं। कोई अब बच्चा रात को भेज रहा है, कोई बच्चा आधी रात को भेज रहा है, कोई किस टाइम भेज रहा है, तो ये जरा थोड़ा सा सीरियस लें इन चीजों को। ठीक है, और इसके अलावा जो अटेंडेंस मुझे मार्क करवाई है वो मैंने बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स को मार्क नहीं करवानी। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट की अटेंडेंस सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स की अटेंडेंस फार्मास्यूटिक्स की मैडम के पास है, फार्माकोलॉजी की फिजियोलॉजी की मैडम के पास है, फार्माकोग्नोजी की मैडम के पास है। तो आप हर टीचर को सेपरेटली अपने लेक्चर की अटेंडेंस मार्क करवाया करें। जब आप लेक्चर सुन लें, 1 सेकंड का काम है कि आपने जस्ट अपना नाम और रोल नंबर लिखकर भेज देना। आपने उनसे ये नहीं पूछना कि मैडम अटेंडेंस लगा दी है या मैडम अटेंडेंस लगा दें। आपका मैसेज चला गया है, बस। बात समझ में आ रही है? तो टीचर के रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना। आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया टीचर से जो आपको वो जवाब देंगे, आप उनको जस्ट अपना नाम भेज दें, रोल नंबर भेज दें, इनफ।
हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंड करने के बाद 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट कर लें। क्लास सिर्फ आपकी नहीं हो रही होती, और भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनको भी मैडम ने रिस्पॉन्स करना होगा, या हो सकता है ऑनलाइन क्लास चल रही हो मैडम की, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को लेकर चलें और समझ के लेकर चलें। जहां पॉइंट आपको समझ नहीं आए, उसी वक्त उसी टीचर से आप क्वेश्चन करें। आपको उस टाइम जवाब नहीं आ रहा, दोपहर में आ जाएगा, शाम में आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, फिर दोबारा पूछें। ठीक हो गया? यह आपका आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से नोट डाउन करें। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट आपको बोला है करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आप हाईलाइट करके लिखें एमसीक्यूज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट है, और जो असाइनमेंट आपको बोली है वो आप मुझे भेजेंगे, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी।